क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसको एक ऑर्डर मिला है 16 यूनिट्स बनाने का। तो 16 यूनिट्स बनाने का अगर हमें ऑर्डर मिला है तो हम डबल करके पहुंच सकते हैं 16 यूनिट्स पर। ठीक है, 1 से डबल करेंगे 2, 2 से डबल करेंगे 4, 4 से डबल करेंगे तो 16। अब हम 16 यूनिट्स पर डबल करके भी पहुंच सकते हैं, या फिर 16 यूनिट्स के लिए हम राइट मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में राइट मेथड यूज करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हमें 16 यूनिट्स की कैलकुलेशन के लिए हिंट गिवन है। हम डबल करके पहुंचेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर हमें हिंट गिवन ही है तो हम राइट मेथड ही यूज करेंगे। फर्स्ट यूनिट में टाइम लगा है 20 आवर्स का, लर्निंग रेट है 80%, जिस पर कोएफिशिएंट की वैल्यू है 0.322 नेगेटिव। हमने 6 यूनिट्स कंप्लीट कर दी है और 81.91 आवर्स का टाइम लगा दिया है। नीचे सारा डेटा दिया हुआ है, ये सारा डेटा फर्स्ट यूनिट के लिए गिवन है, ये फर्स्ट यूनिट का डेटा है। और फर्स्ट क्वेश्चन, हमें 16 यूनिट्स की प्राइस कैलकुलेट करनी है, हमें 16 यूनिट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 16 यूनिट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें उससे पहले 16 यूनिट्स का टाइम तो कैलकुलेट करें। एक बार अगर हम 16 यूनिट्स के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे तो हम 16 यूनिट की सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार हमारे पास में अगर 16 यूनिट्स का टाइम आ गया तो हम 16 यूनिट की सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। y इज इक्वल टू, हम पहले टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम टू प्रोड्यूस 16 यूनिट्स। वैसे तो हम डबल करके पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बार हम राइट वाला मेथड यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 20 आवर्स, लर्निंग रेट कोएफिशिएंट है 0.322 नेगेटिव। फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 20 आवर्स इंटू 16 की पावर 0.322 नेगेटिव। अब 16 की पावर 0.322 नेगेटिव देखो हमें यहां पर गिवन है, बस ठीक है, डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज करो 0.4095 0.4095 इंटू 20, 8.19 आवर्स। तो हमारा आ गया 8.19 आवर्स। और वैसे भी करते, अगर मान लो तुम सिंपल कैलकुलेशन भी करते तो देखो सर, 20 का 80%, 16 का 80%, 12.8, तो हम 2 और 4, अब की बार जो कैलकुलेशन होगी वो 8 यूनिट्स की होगी, का 80% और का 80% करेंगे तो 8.19 आवर्स और 8.19 आवर्स दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अगर हम डबल करके भी करते तो 8.19 आवर्स आता, और हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर रहे हैं तो भी 8.19 आवर्स आ रहा है। अगर हमें एवरेज टाइम पता लग गया है, क्योंकि y का मतलब होता है एवरेज टाइम, अगर हमें एवरेज टाइम पता लग गया है तो हम यहां पर टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल टाइम 8.19 आवर्स लग रहा है एक यूनिट बनाने में, और हम बनाने वाले हैं टोटल 16 यूनिट्स। तो 16 इंटू 8.19, 131.04 आवर्स। और हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है देखो 2 डेसिमल तक वैल्यूज यूज करनी है, तो 131.04 आवर्स ये हमारा टाइम निकल गया है 16 यूनिट्स बनाने का। अगर हमें 16 यूनिट्स बनने में लगने वाला टाइम पता लग गया है
तो फाइनली हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 16 यूनिट्स बनाने में कॉस्ट कितनी लगेगी, उसके बेस पर हम सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 16 यूनिट्स बनाने की पहले कॉस्ट देखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस देखते हैं। थोड़ा सा स्पेस मेरे को यहां पर चाहिए, तो मैं यहां पर स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। हाँ ठीक है, होना चाहिए, इसमें काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो टेबल बना लेते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, एक तरफ हम कैलकुलेशन लिख देंगे और एक तरफ हम अमाउंट लिख देंगे। ये विंडोज में यही प्रॉब्लम है, माउस बहुत बार ऐसा होता है कि जो माउस का कर्सर है ना, वो कई बार दिखता ही नहीं है कि कहां पर चला गया, माउस का कर्सर खो जाता है। विंडोज का इश्यू है। एप्पल में तो क्या होता है कि अगर तुम माउस का कर्सर ऐसे जल्दी जल्दी मूव करोगे ना, तो वो कर्सर है ना, जैसे अभी तुम्हें यहाँ पर ये देखो, ये कर्सर दिखाई दे रहा होगा इस जगह पर, तो वो कर्सर है ना, वो बड़ा दिखने लग जाएगा एप्पल के अंदर। तो वो थोड़ा सा अच्छा फीचर लगता है मेरे को कि अगर हम माउस को फटाफट मूव करेंगे तो थोड़ा जल्दी बड़ा दिखने लग जाएगा। विंडोज में खो जाता है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए माउस का कर्सर। चलो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो इधर तो हम सारे हमारे एक्सपेंसेस वगैरह जो भी है वो सारे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होनी है वो कैलकुलेशन यहाँ पर बीच में कर लेंगे, और लास्ट में हम हमारा अमाउंट लिख लेंगे कि कितना अमाउंट आ रहा है। तो पर्टिकुलर्स इस तरफ आ जाएंगे, कैलकुलेशन इधर, और अमाउंट आ जाएगा इस तरफ। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मटेरियल होगा। मटेरियल लग रहा है 20 रुपीज, फर्स्ट यूनिट का है, ध्यान रखना ये, ठीक है, फर्स्ट यूनिट तो पर यूनिट हो गया, तो 20 रुपीज पर यूनिट। तो सबसे पहला हो जाएगा अपना मटेरियल। मटेरियल है ₹20 पर यूनिट, और हमने यहां पर बनाई है 16 यूनिट्स। हमने यहां पर प्रोड्यूस की है 16 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 320 रुपीज। 320 रुपीज हो जाएगा। मटेरियल हो गया। नेक्स्ट हम यहां पर ऐड कर देंगे लेबर। अच्छा, लेबर आ रहा है 6 रुपीज पर आवर। लेबर आ रहा है 6 रुपीज पर आवर। लेबर फर्स्ट यूनिट को बनाने में 20 आवर्स लगे, पर आवर हम 6 रुपीज पे कर रहे हैं, तो टोटल 120 रुपीज आए। तो लेबर हमारा गिवन है 6 रुपीज पर आवर, और हमने काम किया है 131.04 आवर्स। हमने काम किया है 131.04 आवर्स। तो लेबर आ रहा है हमारा 6 रुपीज पर आवर, अरे लिखा हुआ था 131.04 इंटू 6, 786.24 रुपीज। तो ये हो जाएगा 786.24। लेबर हो गया। लेबर के बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन था वेरिएबल ओवरहेड। तो हम वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन भी यहां पर देख लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो गिवन था ना, वो था 50 पैसे पर आवर। हमने पर वेरिएबल ओवरहेड को 50 पैसे हमें गिवन है, तो बस हमें नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो वेरिएबल ओवरहेड है 50 पैसे पर आवर, और हमने काम किया है 131.04 आवर्स। तो 131.04 इंटू 0.5, 65.52 रुपीज। ये हो जाएगा 65.52 रुपीज। वेरिएबल ओवरहेड के बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड जो है ना वो 5 रुपीज पर आवर गिवन है। फिक्स्ड ओवरहेड है 5 रुपीज पर आवर, ठीक है। तो हम यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड भी लिख देते। फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है हमारा 5 रुपीज पर आवर, और हमने काम किया है 131.04 आवर्स। तो बस जो लास्ट वाली कैलकुलेशन आ रही है ना, इसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 655.2 तुम कैलकुलेट करके देख लेना ये।
ये 655.2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 10 टाइम्स का डिफरेंस है ना, इन दोनों नंबर्स में। ये दोनों नंबर तो सेम आ रहे हैं, 131.04, 0.5 और 5 में 10 टाइम का डिफरेंस है, इसलिए मैंने लास्ट वाली कैलकुलेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। हमें कॉस्ट में सिर्फ इतना ही डेटा गिवन है, अगर तुम क्वेश्चन भी देखोगे ना तो कॉस्ट में इतना ही डेटा गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट है 20% और फिर सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमारे कॉस्ट में इतना ही डेटा गिवन है, इन सबको ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी प्लस 65.52 प्लस 786.24 प्लस 320, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1826.96। हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1826.96। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहां पर हमारा मार्जिन ऐड करेंगे, और मार्जिन है हमारा 20% ऑफ द कॉस्ट। हम यहां पर ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना गिवन है, जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है उसका 20%। प्रॉफिट मार्जिन एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूं तुम्हें क्वेश्चन में, जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही है उसका 20% हमारा मार्जिन है, 20% हमारा मार्जिन है, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट आ रही है 1826.96, इसका 20% इंटू 0.2, 365.39, तो दो ही डेसिमल में वैल्यू लेनी है, 365.39। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, हमारी सेल्स आ जाएगी। टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 1826.96, तो 2192.35, तो ये हो जाएगा 2192.35। हमारी कॉस्ट सेल्स पता लग गई। अब हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जब भी हमें प्राइस गिवन होगी ना, तो प्राइस हमेशा पर यूनिट के फॉर्म में ही गिवन होती है। कभी भी प्राइस तुम्हें टोटल के फॉर्म में गिवन नहीं होती है, हमेशा तुम्हें पर यूनिट के फॉर्म में गिवन होती है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और आगे भी लिखा हुआ है फाउंटेन पेन, तो पेन लिखा हुआ है तो मतलब एक ही यूनिट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। फाइनली हमें कैलकुलेट करनी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है 2192.35, ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है। नंबर ऑफ यूनिट्स आ रही है हमारी 16, नंबर ऑफ यूनिट्स आ रही है हमारी 16। हम डिवाइड कर देंगे 16 यूनिट से, $137.02 हमारी सेलिंग प्राइस आ रही है, 137.02, और यही टेबल हमारा फाइनल आंसर है। ये जो हमारी टेबल आ रही है ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें एक और ऑर्डर मिला है 20 यूनिट्स का। ऑलरेडी हम 16 यूनिट्स बना चुके हैं, अब हमें एक और ऑर्डर मिला है 20 यूनिट्स का। तो अगर हमें सेकंड ऑर्डर मिला है ना, तो हमारी लर्निंग क्यूमुलेट हो जाएगी, हमारी टोटल लर्निंग हो जाएगी 36 यूनिट्स की। यानी नेक्स्ट कैलकुलेशन करते टाइम हमारी ये वाली वैल्यू कम आएगी। अब तुम्हें क्या है, क्वेश्चन देखो कंफ्यूज करने के लिए 20 की वैल्यू भी दे रहा है, ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। 20 की वैल्यू कम में ही नहीं आएगी, क्योंकि 20 यूनिट्स हमारा रिपीट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, नेक्स्ट ऑर्डर है।
तो अगर 20 यूनिट्स तुम्हारा रिपीट ऑर्डर है, तो रिपीट ऑर्डर होने की वजह से तुम्हारी लर्निंग के अंदर फर्स्ट ऑर्डर वाली लर्निंग भी एड अप होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहां पर गिवन है। तो यहां पर हम 36 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे रहेगी? पहले हम 36 यूनिट्स की कैलकुलेशन करेंगे, यानी 36 यूनिट्स का मतलब दोनों ऑर्डर्स की, बोथ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन होगी। उसमें से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का टाइम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग जो बचेगा हमारे पास में सेकंड ऑर्डर का टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं इसी साइड पर सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले हमें दोनों ऑर्डर्स का टाइम निकालना है, यानी टाइम टू प्रोड्यूस 36 यूनिट्स। ठीक है, फॉर्मूला रहेगा y इज इक्वल टू वही ए एक्स की पावर b, a इंटू एक्स की पावर b। तो y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम 20, नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर हो जाएगी 36 की पावर 0.322 नेगेटिव, और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो 0.3154 हम यहां पर यूज कर लेंगे इसको, और 20 इंटू 0.3154, 20 इंटू 0.3154, 6.31, क्योंकि डेसिमल में हमें है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेनी है, तो ये हो जाएगा 6.31 आवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा 6.31 आवर्स पर यूनिट। अगर हमें पर यूनिट का टाइम पता लग गया है तो हम टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल टाइम हो जाएगा 6.31 आवर्स इंटू 36 यूनिट्स, एंड दैट बिकम्स 6.31 into 36, 227.16 hours, 227.16 hours। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो टाइम आया है ना, ये दोनों ऑर्डर्स का कंबाइंड है। ये जो हमारा टाइम आया है ना, ये दोनों ऑर्डर्स के लिए है। ठीक है, ये लिखना मत, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ये जो हमारा टाइम आया है ये दोनों ऑर्डर्स के लिए है, और अगर हमें केवल सेकंड ऑर्डर का टाइम निकालना है या सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर वाला टाइम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम टू प्रोड्यूस या तो हम उसको बोलेंगे रिपीट ऑर्डर, या हम उसको बोलते हैं कि सेकंड ऑर्डर। ठीक है, या तो हम उसको रिपीट ऑर्डर बोल देंगे या उसको हम बोल देंगे सेकंड ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 227.16 माइनस 131.04, दैट बिकम्स माइनस 131.04, 96.12 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा 96.12 आवर्स। ठीक है, 96.12 आवर्स। अब अगर हमें टाइम पता लग गया है तो इस क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में भी हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने पहले सेलिंग प्राइस वाली कैलकुलेशन की थी, यही सेम कैलकुलेशन हम दोबारा से करेंगे। थोड़े बहुत नंबर्स इधर उधर हो जाएंगे, बाकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम तरह से ही होगी।
ठीक है, तो ये 16 यूनिट्स की जगह 20 यूनिट्स आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और इस रीजन से ये अमाउंट वगैरह भी चेंज हो जाएगा, ये सारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये भी चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट वगैरह सब चेंज हो जाएंगे, नंबर्स वगैरह सारे चेंज होंगे। ठीक है, एक एक करके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं यहां पर हम बनाने वाले हैं 20 यूनिट्स, तो ये हो जाएगी 400 रुपीज। मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी 400 रुपीज। ठीक है, मटेरियल के बाद नेक्स्ट लेबर। लेबर हमें 6 रुपीज पर आवर पे करनी है, और हमने काम किया है 96.12 आवर्स। 96.12 आवर्स सेकेंड ऑर्डर को प्रोड्यूस करने में, तो 96.12 इंटू 6, 576.72। ठीक है, 576.72 आवर्स। इसको थोड़ा सा सही तरह से लिख लेता हूं, 0.72 आवर्स। अच्छा, ये यहां पर भी हो जाएगा 96.12 आवर्स, और नेक्स्ट वाले में भी लिख लेता हूं 96.12 आवर्स। तो 96.12 इंटू 0.5, 48.06, और इसको ही हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 480.6। 480.6 सेम ही नंबर्स चलेगा वो वाला, तो 480.6। ठीक है, इन सबको ऐड कर देते हैं, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 480.6 प्लस 48.06 प्लस 576.72 प्लस 400, 1505.38। ये हो जाएगी 1505.38। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1505.38 का 20%, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन हमें 20% गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटू 0.2, 301.08 कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 301.08, और बस दोनों को ऐड कर देते हैं, 1505.38 प्लस 301.08, तो ये हो जाएगा 1806.4। 1806.4 सेल्स पता लग गई हमें, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 1806.4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर है हमारी 20 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 20, दैट बिकम्स ₹90.32। ये हो जाएगा ₹90.32 पर यूनिट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी थी, और सेकंड क्वेश्चन की हमारी सेलिंग प्राइस आ गई है 90 रुपीज 32 पैसे। क्वेश्चन कंप्लीट है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, और मेरे को जहां तक ध्यान है ये इंटर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटर के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है, पॉज करो, नोट डाउन करो,
पॉज करो, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसमें भी देखो नीचे हमें हिंट गिवन है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 को मैं थोड़ा सा सही कर दूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखो, हमें टोटल 16,000 यूनिट्स बनानी है और हम पर बैच में 1,000 यूनिट्स, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने आज वाली क्लास में किया था, जहां पर वो रेलवे का ऑर्डर था और हमें एक बैच में 100 यूनिट्स बनानी थी और हमें टोटल 1600 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक यूनिट सेल होने वाली है 102 रुपीज में, ये सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 102 रुपीज पर यूनिट की, ठीक है। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। हमारी जो लेबर कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होगी बिकॉज ऑफ लर्निंग, लेकिन वो जो रिडक्शन चलेगा ना वो रिडक्शन केवल फर्स्ट 8 बैच तक ही चलेगा। यानी फर्स्ट बैच पे जो टाइम लगा उससे कम टाइम लगेगा, सेकंड बैच में उससे कम टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। उसके बाद देयर आफ्टर 8th बैच की जो कॉस्ट आ रही है ना वही सेम कॉस्ट आगे आने वाली बैच की रहने वाली है। तो जो 8th बैच की कॉस्ट रहेगी वही सेम कॉस्ट 9th बैच के लिए भी रहेगी, 10th बैच के लिए भी रहेगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे बैचेस के लिए सेम कॉस्ट रहेगी। अच्छा, फर्स्ट बैच की कॉस्ट आ रही है 55,000 रुपीज, फर्स्ट बैच की कॉस्ट आ रही है 55,000 रुपीज और लर्निंग रेट है 90%। और ये हमें ऊपर तो लेबर कॉस्ट गिवन है, ये हमें अदर यानी अदर देन लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, बस, ठीक है। तो पहले तो हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है 8th बैच के लिए, फिर हमारा कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट निकालना है पूरे 16,000 यूनिट्स के लिए। अगर हमें 6 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितनी लर्निंग रेट अप्लाई होगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को ये, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये मेरे को आइडिया नहीं है कि ये इंटर के एग्जाम में आया हुआ है या फाइनल के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले हमें 8 बैचेस के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो ठीक है 8 बैचेस के लिए पहले एवरेज टाइम निकाल देते हैं और फिर टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, 8 बैचेस के लिए हमें वैसे तो डबल करके पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें डबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में हिंट गिवन है और हम इसी सेम हिंट को यूज करेंगे आगे आने वाली जितनी भी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में उन सब कैलकुलेशंस के लिए। तो चलो 8 बैचेस के लिए करनी है, तो सबसे पहले एवरेज टाइम निकाल देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला कॉस्ट, यहां पे टाइम की जगह कॉस्ट गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा 55,000। फर्स्ट बैच की कॉस्ट है, ध्यान रखना ये है ना, फर्स्ट बैच की कॉस्ट हमें डायरेक्टली गिवन है तो हम इसी को यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 55,000 रुपीज पर बैच, पर बैच इनटू हम कितने बैचेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 बैचेस के लिए, और 8 की पावर माइनस 0.322, ये हमें हिंट में गिवन है 152 है, सॉरी 322 नहीं है, 90% है इस क्वेश्चन में, तो 152 है, तो 0.729, तो 55,000 पर बैच इंटू 0.729, तो 55,000 इंटू 0.729, 40,095 रुपीज आ जाएगा ये हमारा, 40,095
₹95 पर बैच आ जाएगा। ये हमारे 8 बैच के लिए पर बैच की कैलकुलेशन हो गई। अच्छा, पर के लिए यानी एवरेज की कैलकुलेशन हो गई, तो टोटल की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम यहां पर टोटल टाइम नहीं लिखेंगे, टोटल लेबर कॉस्ट लिखेंगे, क्योंकि इस बार टाइम नहीं है, इस बार हमें लेबर कॉस्ट गिवन है। तो टोटल लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन रहेगी ₹40,095 एक बैच की आ रही है ना, और हमने बनाए हैं 8 बैचेस। हमने यहां पर 8 बैच प्रोड्यूस किया है, तो 40,095 इंटू 8, 32760। ठीक है, ₹3,20,760 8 बैचेस की कॉस्ट आ गई। डन यहां तक। अच्छा, अब एक बात सोचो, अगर हमारी 8 बैचेस की कॉस्ट हमें पता लग गई है, लेकिन क्वेश्चन में ना ध्यान से सुनना, ये जो हमारा टाइम है ना 8 बैचेस, ये जो हमारी कॉस्ट आ रही है ना 8 बैचेस के लिए आ रही है। क्वेश्चन में ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि 2 इयर्स और सेकेंड ईयर के बीच में डिफरेंस होता है। 2 इयर्स का मतलब होता है 2 साल, सेकेंड ईयर का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर जो हमारा सेकेंड ईयर है, जिसको हमने फर्स्ट ईयर के बाद कंप्लीट करना है, वो 1 साल को ही इंडिकेट करता है। 2 इयर्स की अगर डिप्लोमा है तो वो 2 इयर्स में कंप्लीट होगा, और तुम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सेकेंड ईयर 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना कि 2 इयर्स और सेकेंड ईयर में फर्क होता है, 3 इयर्स और थर्ड ईयर में फर्क होता है। 3 इयर्स का मतलब 3 साल और थर्ड ईयर का मतलब 1 साल जिसपे तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो सेम गोज फॉर 8 बैचेस एंड 8th बैच के बीच में फर्क होता है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमारी जो 8th बैच की कॉस्ट है, हमारी जो 8th बैच की कॉस्ट है, वही 8th बैच की कॉस्ट, जो हमारी 8th बैच की कॉस्ट है, वही 8th बैच की सेम कॉस्ट आगे आने वाले सारे बैचेस पर सेम रहने वाली है। तो हमें अगर 8th बैच की कॉस्ट निकालनी है तो 8 बैचेस में से हमें 7 बैचेस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे है ना 3 साल में टोटल नंबर आए हैं 50। 3 साल मैंने पढ़ाई की और टोटल नंबर आए हैं 50। फर्स्ट ईयर में कुछ नंबर आए हैं, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मान लो 10 आए हैं, सेकंड ईयर में 20 आए हैं और थर्ड ईयर में 20 आए। तो 3 साल की पढ़ाई के मेरे टोटल स्कोर बन रहा है 50। ठीक है, अब अगर मुझे केवल थर्ड ईयर का स्कोर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे पहले वाले सारे ईयर्स को माइनस करना पड़ेगा और मेरा थर्ड ईयर का स्कोर आ जाएगा। तो अगर मुझे 8th बैच की कैलकुलेशन करनी है तो 8th बैच की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे 8 बैचेस में से 7 बैचेस की कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग आएगा वो हमारा 8th बैच की कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया यहां पर 8 बैचेस के लिए। नेक्स्ट वाली कैलकुलेशन हम कर देते हैं फॉर 7 बैचेस। तो मैं एक बार ऊपर मेंशन कर देता हूं, ये वाली जो हमने कैलकुलेशन की है ना फॉर 8 बैचेस की है, सॉरी, ये वाली जो हमारी कैलकुलेशन है फॉर 8 बैचेस है। नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर 7 बैचेस, क्योंकि देखो 7 की वैल्यूज भी हमें यहां पर गिवन है। देखो 7 की पावर 0.152 भी हमें यहां पर गिवन है। तो सेकंड हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर 7 बैचेस। फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं फॉर 7 बैचेस। कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला रहेगा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगने वाली कॉस्ट है 55,000 इंटू 7 की पावर 0.152 नेगेटिव, जो आ रही थी 0.744,
0.744 आ रही है। तो हम यहां पर करेंगे कैलकुलेशन y इज इक्वल टू 55,000 इंटू 0.744। 55,000 इंटू 0.744, 40,920 रुपीज। ये आ गई हमारी 40,920 रुपीज। 40,920 रुपीज पर बैच आ गया। अगर हमें एक बैच की कैलकुलेशन पता लग गई है, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल भी आ जाएगी। अगर हमें यहां पर टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है, टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 7 बैचेस के लिए, तो 40,920 रुपीज आ रही है पर बैच, इंटू 7 बैचेस के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 40,920 इंटू 7, 286,440 रुपीज। तो ये हो जाएगी हमारी 286,440 रुपीज। अच्छा, हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट, और हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है 7 बैचेस की टोटल कॉस्ट। तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया 8 बैचेस की टोटल कॉस्ट, फिर हमने कैलकुलेट की 7 बैचेस की टोटल कॉस्ट, फाइनली हमें कैलकुलेट करनी है 8th बैच की कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट टू प्रोड्यूस 8th बैच। अगर हमें 8th बैच की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो 8 बैचेस की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे हम 7 बैचेस की कॉस्ट, और हमारा फाइनल आंसर रहेगा -320, 760, 34,320 रुपीज। अब ये जो कॉस्ट आ रही है ना, ये कॉस्ट आगे आने वाले सारे बैचेस की कॉस्ट सेम रहने वाली है। यानी 8th बैच की कॉस्ट आ रही है हमारी 34,320 रुपीज, तो सेम कॉस्ट रहेगी हमारी 9th बैच के लिए, 10th बैच के लिए, 11th बैच के लिए, 12, 13, 14, 15, 16। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था, हमें 8th बैच की कॉस्ट निकालनी है। तो हमें 8th बैच की कॉस्ट निकालनी थी, तो 8th बैच की कॉस्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार मैं ये माइक चेंज कर देता हूं, कभी भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूरी लाइफ टाइम का मतलब है 16,000 यूनिट्स, यानी 16 बैचेस, 16,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन निकालो। कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट माइनस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है यहां पर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, तो ठीक है कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करें उससे पहले कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहां पर एक टेबल बनाने वाले हैं। एक बार मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ के देख लेता हूं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ठीक है, ऐसी कुछ टेबल बनेगी। तो एक तरफ तो मैं पर्टिकुलर्स लिख लेता हूं, बीच में मैं कैलकुलेशन लिख दूंगा और लास्ट में मैं अमाउंट लिख दूंगा। पर्टिकुलर्स लिख देते हैं इधर, बीच में हम सारी कैलकुलेशन लिख देंगे और लास्ट में हमारा अमाउंट आ जाएगा।
लास्ट में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला है सेल्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट सेल होती है 102 रुपीस में। सेकंड वाली लाइन में लिखा हुआ है 102 रुपीस पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट सिंगल यूनिट सेल होती है 102 रुपीस में। तो हमने कितनी यूनिट्स बनाई है? पूरी लाइफ टाइम में बनने वाली है 16,000 यूनिट्स। पूरी लाइफ टाइम में बनने वाली है 16,000 यूनिट। तो 16,32,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16,32,000 रुपीस। ये हमारी सेल्स हो गई। सेल्स कंप्लीट है हमारी। सेल्स के बाद में अब हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट में एक तो हमें गिवन है लेबर और एक हमें गिवन है अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम लेबर के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, ध्यान से ऑब्जर्व करना, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 बैचेस तक तो हमारी कॉस्ट है ना चेंज होती रहेगी, उसके बाद हमारी लेबर कॉस्ट जो है ना वो सेम रहने वाली है। तो हम 8 बैचेस के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग 8 बैचेस है, क्योंकि हमें टोटल 16 बैचेस प्रोड्यूस करने हैं, उसके लिए लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन अलग होगी। तो फर्स्ट 8 बैच के लिए तो कॉस्ट आ रही है ये वाली जो कॉस्ट आ रही है ना, ये फर्स्ट 8 बैच के लिए आ रही है। तो ये आ रही है 40,095 रुपीज पर बैच और फॉर 8 बैचेस के लिए ये आ रही है। तो ये हो जाएगी 3,20,760 रुपीज। ये तो स्टार्टिंग वाले 8 बैचेस हो गए। उसके बाद वाले जो बैचेस है ना उनकी पर बैच की कॉस्ट रहेगी 34,320 रुपीज। आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं उनमें कॉस्ट रहेगी 34,320 रुपीज। तो 34,320 रुपीज पर बैच। और आगे हम कितने बैचेस और प्रोड्यूस करने वाले हैं? आगे हम 8 बैच और प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो 34,320 इंटू 8 274,560 रुपीज। ये हो जाएगा 274,560 रुपीज। ये हमारी लेबर हो गई। एक हमें लेबर के अलावा अदर वेरिएबल कॉस्ट और गिवन है, एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज पर यूनिट। अदर वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज पर यूनिट। तो यहां पर हम कैलकुलेट कर देते हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये है 50 रुपीज पर यूनिट। और हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है? हमने की है 16,000 यूनिट्स पूरी लाइफ में। तो 16 पंजे 80, 8 लाख रुपीज ये हो जाएगा। ₹8 लाख ये हो जाएगा। अब इनको हम अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे ना तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक बार मैं इसको तीनों को ऐड करके लिख लेता हूं। प्लस 8 और 3 11, 11,20,760, 13,95,320। ये आ जाएगा 13,95,320। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फाइनली हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन। अच्छा, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होगा सेल्स को इस क्वेश्चन में हमने ए बोला है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला चलेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला चलेगा यहां पर। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे माइनस 16
32,000 टू 36,680 रुपीज, 236,680 रुपीज। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहां पर हमने ये लिखा है 16,32,000 रुपीज में से माइनस करना है 13,95,320 रुपीज, और ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन बस हमें यही कैलकुलेट करने को बोल रहा था कि हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारा ऑर्डर है लाइफ टाइम वाला ऑर्डर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। अभी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 2,36,000 रुपीज, 2,36,680 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें कंट्रीब्यूशन इतना नहीं चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन समझने वाली कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है। हमें कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा ही चाहिए। तो देखो हमारा कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए 6 लाख रुपीज, तो बताओ हमारी लर्निंग रेट कितनी होनी चाहिए। थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या चलेगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला चलेगा सेल्स माइनस लेबर माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से लेबर और अदर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन बचेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन गिवन है 6 लाख रुपीज का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन गिवन है 6 लाख रुपीज का, ठीक है। एक और बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि जैसे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि फर्स्ट 8 बैचेस की लर्निंग अलग है और नेक्स्ट 8 बैचेस की लर्निंग अलग है, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरे प्रोडक्ट की लाइफ यानी टोटल 16,000 यूनिट्स और टोटल 16 बैचेस में लर्निंग जो है ना वो कांस्टेंट अप्लाई होगी। फर्स्ट में भी रहेगी, सेकंड में भी रहेगी, 8th में भी रहेगी, 9th में भी रहेगी, 10th में भी रहेगी, 16 में भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी इस क्वेश्चन में क्या किया था, 8 तक तो सेम था, 8 तक तो चेंज हो रहा था और 8 के बाद सेम रहा, ऐसा नहीं होगा। अभी क्या बोल रहा है, पूरे 16 यूनिट्स में लाइफ जो पूरे 16 बैचेस है ना, उस लाइफ में हमारी लर्निंग रेट कॉन्स्टेंटली उसका इफेक्ट पड़ता रहेगा, यानी हमारी कॉस्ट है ना लगातार कम होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर जैसे 8 बैचेस तक तो कम हुई थी और 8 बैचेस के बाद जो निकल कर आई वही हमने सेम आगे कैरी की, ऐसा नहीं होगा थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हमें कंट्रीब्यूशन, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन हमारा 6 लाख रुपीस है। अब ध्यान से सुनो, क्या हमारी सेल चेंज होने वाली है? हमें अभी 16,000 यूनिट्स बनानी है, वही हमारी 102 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से चलेगी ये वाली कैलकुलेशन। तो हमारी सेल चेंज नहीं होने वाली है, तो सेल वुड बी 16,32,000 रुपीस की हमारी सेल रहने वाली है। हमारी लेबर हमें नहीं पता, हमारी लेबर की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि जब हमारी लर्निंग रेट डिफरेंट निकल कर आएगी तो हमारी लेबर कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। 80% लर्निंग रेट पर अलग लेबर कॉस्ट होगी और 90% लर्निंग रेट पर अलग लेबर कॉस्ट होगी। तो अभी हमें लेबर कॉस्ट नहीं पता, तो हमने लेबर कॉस्ट को लेबर ही लिख दिया है। अच्छा, अदर वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होने वाले हैं क्या? उन पर कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है लर्निंग का? नहीं, उन पर भी कोई लर्निंग का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट हमारे 8 लाख रुपीस के ही रहने वाले हैं। तो जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी लेबर जो आएगी ना वो आ जाएगी 2,08,14 हाँ 2,32,000 रुपीस की हमारी डिजायर्ड लेबर आ जाएगी। हमारी डिजायर्ड लेबर कॉस्ट आ जाएगी 2,32,000
₹32,000 की। इसी लेबर कॉस्ट के बेस पर हम कैलकुलेट करेंगे हमारी लर्निंग रेट। लेबर कॉस्ट में मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, और लेबर कॉस्ट के साथ ही हम इसकी एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज लेबर कॉस्ट, क्योंकि लर्निंग रेट के लिए हम y वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और y वाले फॉर्मूले के अंदर y का जो मतलब होता है वो एवरेज होता है, तो इसलिए हम इसका एवरेज भी निकाल देते हैं, ₹2,32,000। अच्छा, कितने बैचेस के लिए आई है? ये जो आई है ये 16 बैचेस के लिए आई है हमारी, तो पर बैच की हो जानी चाहिए 16, ये हो जाएगा 14,000 के आसपास आएगा। 232 ₹14,500 लग रहा है, डिवाइड बाय 16। हाँ बिल्कुल 14,500 पर बैच। इस बेस पर हम लर्निंग रेट कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि लर्निंग रेट की कैलकुलेशन थोड़ी सी मेहनत वाली होने वाली है। इस क्वेश्चन में जो हिंट गिवन है ना, वो हिंट हमारे यहां पर काम में नहीं आने वाला है, ये हिंट हमारे काम में नहीं आने वाला है। हम यहां पर लर्निंग रेट कैलकुलेट करेंगे तो हमें लॉग एंटी लॉग यूज करना पड़ेगा, ये काम में नहीं आने वाला है। ऑब्जर्व करना ध्यान से, आराम से टाइम देना। देखो, एवरेज का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, जहां पर y की वैल्यू है 14,500, एंड फर्स्ट यूनिट में लगने वाली कॉस्ट तो वही सेम रहेगी, ₹55,000। नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर हो जाएगी, या नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे यहां पर 16, और हमें b की वैल्यू नहीं पता कि b की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, ये नंबर अपना साइड चेंज करके इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये नंबर अपना साइड चेंज करके इधर आके डिवाइड होगा, तो 14,500 डिवाइडेड बाय 55,000, तो ये हो जाएगा 0.2636, ये हो जाएगा 0.2636 इज इक्वल टू 16 की पावर b। अब 16 की पावर b क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि जहां पर तुम्हें 0.2636 दिया। 16 की पावर कुछ गिवन है, लेकिन यहां पे 6561 दिया हुआ है, लेकिन हमें 6561 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2636, तो यहां पर गिवन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर एंड राइट हैंड साइड पर, दोनों साइड पर हमें लॉगरिथम करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉगरिथम करेंगे। मैं तुम्हें यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट है ना, फाउंडेशन में पढ़कर आए हुए हो, तो वहां पर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें याद होगी। फिर भी मैं थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी एक एक करके याद दिलाता रहता हूं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का तो कुछ नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड का तो हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ 0.2636, और राइट हैंड साइड पर लिखा जाएगा लॉगरिथम ऑफ 16 की पावर b। प्रॉपर्टी ये है, अगर a की पावर b का लॉग कैलकुलेट करते हैं, तो a की पावर b का जो लॉग होता है ना, उसमें पावर अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम a की पावर b का लॉग करते हैं, तो b अपना साइड चेंज करके आगे आ जाती है और लॉग a से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये प्रॉपर्टी है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने तुम्हें लॉग एंटी लॉग के शॉर्टकट सिखा रखे हैं, वो लॉग एंटी लॉग के शॉर्टकट तुम यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तुम लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब मेरे पास तो ऑलरेडी ये है, तो मैं इसका डायरेक्ट लॉग कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसका जब मैं लॉग कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो 0.579 आ रहा है नेगेटिव, माइनस का 0.579 आ रहा है। मैंने तुम्हें शॉर्टकट सिखा रखे, तुम लोग शॉर्टकट यूज करोगे और लॉगरिथम कैलकुलेट करोगे। और तुम अगर चाहो तो मैं एक बार लॉगरिथम कैलकुलेट करके बता सकता हूं। 0.2636 का लॉग कैलकुलेट करना है।
ये हमारा कैलकुलेटर शॉर्टकट है 0.2636 ये रहा। अच्छा, तो हमें 0.2636 कैलकुलेटर पे लिखा, इसका हमें रूट करना है 15 बार, 15 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुछ इस तरह का नंबर आएगा, नहीं 12 नहीं, 13 14 15, कुछ इस तरह का नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें से -1 कर देना है, डिवाइड बाय 0.4 टाइम्स 0 70721, 0.4 टाइम्स 0 70271, और इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो 0.579 आ रहा है। ये हमारा लॉगरिथम आ रहा है 0.579, और ये ही सेम नंबर हमने यहां पर कॉपी किया है 0.579, 0.579 सेम नंबर हमने यहां पर कॉपी किया है। और ये जो b है ना, ये अपना साइड चेंज करके आगे आ जाएगा, तो b इंटू log 16 बचेगा ये। ठीक है, अब हमें log 16 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तुम्हारे पास कैलकुलेटर वाला तरीका है, मैं यहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर देता हूं, तो 1.204 हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा माइनस का 0.579 इंटू इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू b इंटू 1.204, 1.204। अब ये 1.204 अपना साइड चेंज करके इधर आएगा और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड होगा ना, हमारी b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 0.579 में डिवाइड हो जाएगा 1.204, और हमारी b की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय 0.579 माइनस में ये आ रहा है 0.4808, 0.481 कर देते हैं इसको, माइनस में 0.481, 0.481। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें b की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लर्निंग रेट की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें b की कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लर्निंग रेट की कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, b का फॉर्मूला होता है log ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। ये हमने जब इनिशियली राइट का मेथड पढ़ा था, तो मैंने वहां पर तुम्हें b का फॉर्मूला बताया था, log ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, तो अगर हमें b का फॉर्मूला यूज करना पड़े, ठीक है, देखो हमें b की वैल्यू पता लग गई है, b की वैल्यू आ रही है माइनस का 0.481, इज इक्वल टू, इस तरफ लिखा जाएगा log ऑफ लर्निंग रेट, और log 2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता रखी है तुम्हें, 0.30103 होती है। मैंने फर्स्ट डे ही बताई थी लर्निंग रेट की वैल्यू कितनी होती है। अब ये 0.30103 साइड चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.30103 से, तो ये हो जाएगा 0.145 नेगेटिव। बी की वैल्यू सॉरी इधर की तरफ आ जाएगा माइनस का 0.145, देखो मैं इस तरफ लिख देता हूं, माइनस का 0.145, और इस तरफ बचेगा log ऑफ लर्निंग रेट। अब मुझे लर्निंग रेट निकालनी है ना, तो मुझे log हटाना पड़ेगा। अगर मुझे लर्निंग रेट कैलकुलेट करनी है तो मुझे log हटाना पड़ेगा, और log हटाने का तरीका होता है उस नंबर का एंटी लॉग कर दो। अगर हमें किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से लॉग एलिमिनेट करना है, किसी भी वेरिएबल से हमें अगर लॉग एलिमिनेट करना है, तो लॉग एलिमिनेट करने का बेस्ट तरीका होता है एंटी लॉग कर दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का एंटी लॉग कर देंगे, एंटी लॉग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड का एंटी लॉग कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, इस तरफ का राइट हैंड साइड का एंटीलॉग करेंगे तो सिर्फ बचेगा लर्निंग रेट। अगर हम राइट हैंड साइड का एंटीलॉग करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा लर्निंग रेट, और इस तरफ बचेगा एंटीलॉग ऑफ माइनस का 0.145। अब हमने एंटीलॉग निकालना सीख रखा है, हमने एंटीलॉग कैलकुलेट करना सीख रखा है। 0.145 नेगेटिव, ठीक है। हमने एंटीलॉग की कैलकुलेशन सीख रखी है, और ये रही, ध्यान से सुनो। 0.145 नेगेटिव मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है, 0.145 नेगेटिव। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। देखो एंटीलॉग का ये लास्ट में लिख रखा है मैंने तरीका, ठीक है, ये वाला तरीका यूज कर रहा हूं। तो डिवाइड बाय 227695 प्लस 1, और फिर मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आ रहा है 7.7161, ये आ रहा है 0.7161, ठीक है। बस हमारा आंसर आ गया 71.61%। ये आ रहा है, लर्निंग रेट आ रही है 0.7161, 0.7161 हमारी लर्निंग रेट है, और अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 71.61% हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारी इतनी लर्निंग रेट हुई तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6 लाख रुपीस का, हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 6 लाख रुपीस का। ये थोड़ी सी जो लर्निंग रेट वाली कैलकुलेशन होती है ना, ये थोड़ी सी मेहनत वाली होती है, क्योंकि इसमें हमें लॉग एंटी लॉग निकालने पड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, पहले हमने इस क्वेश्चन में 8th बैच की कॉस्ट निकाली, उस 8th बैच की कॉस्ट निकाल के हमने आगे जब कंट्रीब्यूशन किया तो 8 बैचेस के लिए अलग लेबर कॉस्ट लगी, और बाकी बचे हुए 8 बैचेस के लिए अलग रखी हमने लेबर कॉस्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि हमें अगर 6 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हमारी लर्निंग रेट कितनी होगी, तो हमने 6 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन फिल किया। ना ही हमारी सेल चेंज होने वाली है, ना ही हमारे अदर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने वाली है। अगर हमारी लर्निंग रेट चेंज होगी तो हमारी लेबर कॉस्ट चेंज होगी, उसको हमने यहां पर चेंज करके बता दिया कि लेबर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। इसी एवरेज लेबर कॉस्ट को हमने फॉर्मूले में यूज किया, जहां पर हमें बी की वैल्यू निकालनी पड़ी, और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सारी कैलकुलेशन की। तो अगर तुम लोगों ने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज कर लो और ये नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद वापस से ये वाले पोर्शन नोट डाउन कर लेना। सेकंड और थर्ड पार्ट भी स्टार्ट कर दिया, और थर्ड पार्ट का बाकी बचा हुआ पोर्शन भी एक बार नोट डाउन कर लेना। बस थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, हमने यहां पर ये जो लर्निंग कॉस्ट, लर्निंग रेट कैलकुलेट की है ना, इस लर्निंग रेट की कैलकुलेशन एक बार और तुम ऑब्जर्व करके देखना, इस लर्निंग रेट की कैलकुलेशन को एक बार और ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। और इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो आज वाली क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना।